हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का आता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या होगी। ESR हम इसे कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे NMR हमारा न्यूक्लियस से रिलेटेड होता था, NMR क्या होता था, न्यूक्लियस से रिलेटेड। वैसा ही जो ये ESR और EPR है, ये टेक्निक्स हमारी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं इसके नाम में ही जो है पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस आ रहा है। तो पैरामैग्नेटिक आप जानते होंगे कि पैरामैग्नेटिक हम किसी सब्सटेंस को जो है कब कहते हैं, जब जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यानी जब भी जो है किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही कंपाउंड जो है क्या हो सकते हैं, ESR या फिर EPR एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर टू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है नहीं, इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे और फिर उसे चेंज करके उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके जो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो सारी चीज़ें जो है। ठीक है, फिर ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एब्जॉर्प्शन को, मतलब ये जो हम लाइट भेजेंगे रेडिएशंस, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जो है रेडिएशंस का जो एक्साइटेशन होगा वो शो करेगा। जनरली हम माइक्रोवेव रीजन में यूज़ करते हैं इसे जो है, यानी माइक्रोवेव रीजन 10⁴ टू 10⁶ मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो लाइट एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये वाला पार्ट हम यूज़ करते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, और माइक्रोवेव रीजन का यूज़ कर रहे हैं हम इसे जो है। तो कंडीशन यही है इसकी ESR एक्टिव या इनएक्टिव होने की कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में लिखा है। टाइप्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो दो तरह के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमें होते हैं जनरली। एक होता है स्टेबल, एक होते हैं अनस्टेबल। तो स्टेबल में आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, जो MOT आपने पढ़ा उसका यूज़ करके। NO में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करें तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ तो 15 हो रहा है। तो 15 क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यानी ये पक्का ही क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये सारा एक्टिव है। इसी तरीके से O2 का कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका जो कन्फिग्रेशन आता है उसमें उसमें हमें पता है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये सारा एक्टिव। इसी तरीके से ट्रांजिशन मेटल के आयंस जो होते हैं, जैसे Cr3+ है। ठीक है, तो Cr3+ अगर मैंने जो है हाई स्पिन लिया है या लो स्पिन भी लेंगे तो उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि D3 हो जाएगा। ठीक है, D3 हमेशा ही क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से बहुत सारे टेंशन मेटल आयंस हैं जो कि इसमें ESR एक्टिव होंगे। अब अनस्टेबल वाले कौन से होंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो ESR एक्टिव होंगे, तो उसमें आते हैं आपके मेनली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि ESR का ऑर्गेनिक में जो सबसे ज़्यादा यूज है वो फ्री रेडिकल्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स में भी उनका लाइफ टाइम जो है 10⁻⁶ से अगर जो है ज़्यादा है, हम तभी इजीली यूज कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम काफ़ी कम है, यानी 10⁻⁶ से कम है लाइफ टाइम जो है, तो हम जो है उसका सॉलिड स्टेट में केवल जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर लोअर टेम्परेचर में स्टडी कर सकते हैं। फिर इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन होती है, हम जिसे प्लस हाफ या माइनस हाफ स्पिन कहते हैं। तो जब तक जो है, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कि मैग्नेटिक स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की वो प्लस या माइनस हाफ हो सकती है जब कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड। ठीक है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है हमने। पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उससे जो ये जो लेवल था हमारा जो है, जो कि डीजेनरेट था, यानी एनर्जी लेवल इक्वल था, वो जो है डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा वो लेवल जो है। और जब स्प्लिट हो जाएगा तो उसे दो अलग अलग लेवल्स बनेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, MS माइनस हाफ और MS प्लस हाफ। तो ये जो डीजेनरेट लेवल था वो दो अलग अलग लेवल्स में स्प्लिट हो गया है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो उतना ही होगा जितना एनर्जी हम जो है इस माइक्रोवेव रेडिएशन के द्वारा प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये डेल्टा ई जो किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को भी हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के गैप के बराबर भी होगा वो जो है। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है कि MS माइनस हाफ क्यों है, मतलब ये MS नीचे क्यों आया। तो हम बात करते हैं कि जब जो है स्पिन माइनस हाफ होगा तो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज करो इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में हो गया है, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि माइनस हाफ में जो है पैरेलल हो गया फील्ड जो है, और इसलिए लोअर एनर्जी हो गई इसकी। ठीक है, जबकि प्लस हाफ में हाई एनर्जी हो गई और इसलिए ऊपर चले गया। फिर इसके बाद जो है ये मैंने गैप आपको बता दिया, इस गैप को हम जो डेल्टा ई के नाम से जानते हैं, और ये एच न्यू के बराबर होगा। फिर फैक्टर्स की बात करें, इसमें जैसा हम NMR में केमिकल शिफ्ट देखते थे जिसे हम जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसी तरीके से ESR में हमारे पास G फैक्टर होता है,
और जी फैक्टर अलग अलग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इसे हम स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं जी को, ठीक है। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, जैसे ओरिएंटेशन, फिजिकल स्टेट, इन पे डिपेंड कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनएमआर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है ईएसआर में। वो आप इसी भी बात से समझ सकते हैं कि एनएमआर में हम रेडियो वेव यूज़ कर रहे थे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और हम ईएसआर में माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब ये जो है, इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं केवल आज जो है, तो हम जी फैक्टर देखते हैं कि जी फैक्टर क्या है। तो जी फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है, जैसा स्पेक्ट्रम में हम जो है केमिकल शिफ्ट देखते थे एनएमआर स्पेक्ट्रम में, ताकि हमें जो है पता लग सके पोजीशंस जो है, तो उसी तरीके से पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें जी फैक्टर होता है। इसके अलग अलग नाम है, मैंने आपको बताया। पहला नाम जो है इसका क्या है, स्प्लिटिंग फैक्टर। दूसरा गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कह सकते हैं, या जी मैन स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें जो हम रेफरेंस लेते हैं, तो रेफरेंस के तौर पर या तो हम जो है एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेफरेंस। तो या तो इलेक्ट्रॉन होगा रेफरेंस, या तो दूसरा एक फ्री रेडिकल यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, वो होता है डीपीपीएच। डीपीपीएच की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये फ्री रेडिकल होता है जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, और इसकी जी वैल्यू रेफरेंस की, हम अगर फ्री रेडिकल ले रहे हैं तो इसके लिए 2.0036 लेते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके लिए जी की वैल्यू 2.0023 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है। फिर सोर्स ऑफ रेडिएशन की बात करें कि रेडिएशन कहाँ से आएंगी, तो ये क्लाइस्ट्रॉन वाल्व में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होता है ईएसआर में। तो क्लाइस्ट्रॉन वाल्व आपको ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किसके बाद कौन सा पार्ट होगा और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम एब्जॉर्प्शन कर्व की बात करें इसमें जो है, तो एब्जॉर्प्शन कर्व जो हमें मिलेगा इसमें, वो हम जनरली इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पे बनाते हैं, ठीक है। यानी फील्ड, ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, इन दोनों के वर्सेस में बनाते हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है वहीं हमारी जी की वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसको स्टडी करने में की दिक्कत ये थी कि ये जो पीक्स थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको स्टडी करने के लिए फिर जो है हमने इस कर्व को चेंज किया, और अब हम जो कर्व बनाते हैं वो di/dh, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हम कह सकते हैं इंटेंसिटी का, वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का बनाते हैं, जिससे हमें शार्प पीक्स मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसे हम डेरिवेटिव सिग्नल कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सिग्नल जो है। तो ये जी फैक्टर के बारे में हो गया। फिर इसके बाद जैसा जो है कपलिंग होता था 1h NMR में, उसी तरीके से कपलिंग जो है यहाँ पे हमें ESR में भी दिखने को मिलता है, और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हमें इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। कपलिंग की वजह से हमें कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ईएसआर में, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन में क्या होता है कि जो हमारा ईएसआर सिग्नल होता है वो स्प्लिट हो जाता है मल्टीप्लेट देने के लिए, यानी एक सिग्नल बहुत छोटे छोटे सिग्नल देगा, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं ये एक सिग्नल है, पर इसमें छोटे छोटे 4 सिग्नल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। कितनी लाइन्स मिलेंगी उसका फॉर्मूला यहाँ से आपका हर साल क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी मिलेंगी, तो 2ni+1, ये जो है उसके नेबरिंग जो ESR एक्टिव एटम्स हैं वो, या ESR एक्टिव जो रेडिकल्स हैं या जो आयन्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितनी लाइन्स हमें मिलेंगी, ठीक है। अब मैं एक दो आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे मैंने ये CH3 फ्री रेडिकल का किया हुआ है। CH3 फ्री रेडिकल में अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, तो यानी n की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 रख दूंगा। और I, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये स्पिन है, हाइड्रोजन की स्पिन हाफ होती है, तो हाफ रख दूंगा। तो इसको सॉल्व करके और +1 रख के और सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से इथाइल रेडिकल की बात करें तो इथाइल रेडिकल में अगर इस इलेक्ट्रॉन के आसपास देखें तो पहले जो है 2 हाइड्रोजन है, तो इन 2 की वजह से ये मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हाफ स्पिन रख के इतने हमें सिग्नल मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कितने सिग्नल मिलेंगे 3, और इसके बगल वाले से हमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये n की वैल्यू 3 रख के इससे मिलेंगे हमें 4 सिग्नल। तो टोटल सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन के बगल वाले हाइड्रोजन से मिल रहे थे और जो उसके बगल में हाइड्रोजन, यानी अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, तो इनसे अलग अलग मिलेंगे 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हाइड्रोजन है तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल फॉलो होगा, किसके लिए, इंटेंसिटी रेशियो के लिए जो। और अगर हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम आ जाता है तो उसकी स्पिन 1 होती है, हमें ये भी ध्यान रखना है। अगर सपोज करो 4 सिग्नल जो यहाँ पे आ रहे थे तो उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हम हाइड्रोजन है तो हम पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, और रेशियो क्या आएगा 1:3:3:1, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से रेशियो आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के आप लोग देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में बेंजोसेमिक्विनोन जो है, इसमें जो चारों हाइड्रोजन है वो एक जैसे ही, इनका एनवायरमेंट सेम है, तो इसलिए इन चारों से जो स्प्लिटिंग होगी n की वैल्यू हम 4 रख के और कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 सिग्नल आएंगे, और पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम रेशियो लिख देंगे 1:4:6:4:1 रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए हुए हैं। इसके बाद जो है, जो हमारा